हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पीजीडीसीए के एमएस एक्सेस पेपर के यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे उसका सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है आपको टेबल्स। एमएस एक्सेस में टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, कैसे टेबल को मॉडिफाई किया जाता है। तो सब दोस्तों, ये सभी जितना भी कंटेंट है ये मैं आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं टेबल्स इन एमएस एक्सेस। तो दोस्तों, सबसे पहले टेबल्स को बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा टेबल्स होती क्या है। तो वैसे तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सब बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। जब हम इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं या जो फैक्ट्स हमारे पर डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं तो वो हमारे फैक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, जब वो फैक्ट्स इकट्ठा होते हैं तो वो हमें इन्फॉर्मेशन कहलाती है। जब हम इस इन्फॉर्मेशन को एक कलेक्टेड फॉर्म में और प्रोसेस्ड फॉर्म में रख लेते हैं, जब हम इस इंफॉर्मेशन को एक कलेक्टेड फॉर्म में और प्रोसेस्ड फॉर्म में रख लेते हैं तो मेरा डेटा कहलाती है। और जब हम इस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या ऑर्गेनाइज्ड वे में रख लेते हैं तो वो हमारी डेटाबेस कहलाती है। और डेटाबेस और टेबल बिल्कुल सेम होते हैं। डेटाबेस को टेबल कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है डेटाबेस का। जैसे इसके अंदर यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन है। तो ये जितना भी है ये हमारे फील्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पूरा टेबल है। ये डेटाबेस जो है ये मेरा पूरा टेबल है। ठीक है, इसको डेटाबेस भी बोलूँगा, टेबल भी बोलूँगा। ये मेरा रिकॉर्ड है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी रिकॉर्ड कहलाती है, या रो कहलाती है, या फिर टुपल कहलाती है। और ये मेरा एट्रीब्यूट है। तो दोस्तों, इतना तो समझ में आया होगा टेबल्स किस टाइप की होती हैं, टेबल्स दिखती कैसी हैं। अब हमको इसको एमएस एक्सेस में प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले टेबल बनाने से पहले हमको इसके नेमिंग कन्वेंशन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब नेमिंग कन्वेंशन रूल्स क्या होते हैं दोस्तों? कंप्यूटर में हर चीज़ का नाम रखने के लिए, हर चीज़ को नेम करने के लिए, ठीक है, किसी भी फाइल को नाम देने के लिए उसके नेमिंग कन्वेंशन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, एमएस एक्सेस में ये नेमिंग कन्वेंशन रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये नेमिंग कन्वेंशन रूल्स ये हैं कि कोई भी टेबल का नाम जो रहेगा, नेमिंग कन्वेंशन रूल सभी के लिए फॉलो होते हैं, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो कंट्रोल्स हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे टेबल्स हो गई, क्वेरी हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, इन सभी का नाम इस सभी का हम नामकरण कैसे करेंगे, इनका नाम हम कैसे रखेंगे एमएस एक्सेस के अंदर? तो इसका पहला रूल ये है कि कोई भी इनका जो नाम होना चाहिए वो 64 कैरेक्टर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी फाइल होगी उसका नाम 64 कैरेक्टर्स तक का ही हो सकता है। ठीक है, उस नाम के अंदर लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, स्पेस आ सकती है, स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, स्पेसेस भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, पर उसके अंदर डॉट नहीं आता। इसको हम पीरियड बोलते हैं। डॉट नहीं आ सकता, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ सकता, अपर ब्रैकेट नहीं आ सकता, जो हैश होता है, डैश होता है, वो नहीं आ सकता, ये ब्रैकेट्स नहीं आ सकते। इसके अलावा जितनी भी कैरेक्टर्स है वो सभी आप फाइल के नेम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फाइल का नाम है वो स्पेस के साथ शुरू नहीं हो सकता। मतलब आप स्पेस प्लस फाइल का नाम, जैसे ABC नाम मान लीजिए फाइल का नाम देना है, तो आप स्पेस और ABC नहीं लिख सकते। ABC के बाद जो स्पेस आ सकता है, तो मतलब कैन नॉट बिगिन विद द लीडिंग स्पेस, लीडिंग स्पेस से शुरू नहीं होगा। इसके अलावा जो फाइल का नाम रहेगा उसमें आस्की वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं। आस्की वैल्यूज़ मतलब जो आप कंट्रोल से बनाते हैं वो नहीं आ सकती हैं। इसके अलावा फाइल में डबल कोटेशन मार्क नहीं, फाइल का नाम में डबल कोटेशन मार्क नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरे नेमिंग कन्वेंशन रूल्स थे एमएस एक्सेस के अंदर कि एमएस एक्सेस के अंदर कोई भी हम फाइल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, तो हम उसका नाम कैसे रखेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले तो ये बताते हैं कि टेबल्स एमएस एक्सेस में हमें पता है कि हम टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल्स बनाने के हमारे पास एमएस एक्सेस में 3 तरीके होते हैं।
हमारे पास टेबल्स बनाने के MS एक्सेस में 3 तरीके होते हैं। पहला होता है टेबल विज़ार्ड। तो दोस्तों टेबल विज़ार्ड जो है पुराने वर्जन्स में मिलता था, अभी नए वर्जन्स में टेबल विज़ार्ड हटा दिया गया है। अभी जो हमारे पास नए वर्जन्स में जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो है डिज़ाइन व्यू की और डेटा शीट व्यू की। इन दोनों ही तरीक़ों से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो, टेबल को बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग MS एक्सेस को ओपन करेंगे। तो MS एक्सेस अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो उसको ओपन करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे आके MSACCESS लिख दीजिएगा। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेस ACCESS। जब आप लिख के इसको यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आपका MS एक्सेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपके जो MS एक्सेस का जो आइकॉन आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो दोनों तरीके ही MS एक्सेस को ओपन करने के लिए यूज़ लिए जाते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप सर्च पे जाइए, MS एक्सेस टाइप कर दीजिए, आपका MS एक्सेस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं MS एक्सेस को ओपन करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी मेरे को चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं ये अलग अलग डेटाबेस बनाने के लिए। मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी ब्लैंक में जो भी चूज़ करूँगा वो करूँगा ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो बोलेगा कि यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ, उसका मुझे नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसका नाम स्टूडेंट। ठीक है, अब ये तो स्टूडेंट में टेबल फाइल का नाम हो गया। ठीक है, अब ये फाइल स्टोर कहाँ पे हो रही है? तो अभी ये फाइल स्टोर हो रही है दोस्तों C के अंदर, यूज़र्स के अंदर, पीयूष के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, आप चाहें तो इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस भी पाथ पे रखना चाहें, अगर आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, C कोलन पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ आप आसानी से अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स में अपनी फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। अब अपन लोग चलते हैं क्रिएट के ऊपर। जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल बन जाएगी। अब दोस्तों अभी जो है फ़ाइल बनी है इसका जो नाम है वो स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं कई सारी टेबल्स को बना सकता हूँ। मतलब ये फ़ाइल बन गई है मेरी स्टूडेंट नाम से, ये यहाँ पर स्टूडेंट नाम से फ़ाइल बन गई है। और ये जो है यहाँ पर जो है उसका एक्सटेंशन है ACCDB। दोस्तों पुराने वाले वर्जन्स में ये MDB होता था। ठीक है, अभी जो नए वर्जन्स आ रहे हैं उसमें ACCDB हो गया है, एक्सेस डेटाबेस। और पहले वाले जो वर्जन्स थे उसमें student.mdb चलता था। तो MDB का होता माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। तो ये था, अभी इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया है। तो अभी जो इस एक्सटेंशन मिलेगा आपको, जिस नाम से फाइल मिलेगी वो मिलेगी student.accdb। अब यहाँ पे मेरे पास ये टेबल आ गई है बनी बनाई, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे ये अपन को आईडी को ऐड करना है। तो दोस्तों ये जो है मेरा यहाँ जो दिख रहा है आईडी, ये मेरा फील्ड का नाम है। अब ये फील्ड्स क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फील्ड्स जो हैं ये मेरी, यहाँ पे देखिए ये फील्ड्स है मेरी, सॉरी यहाँ पे ये देखिए ये मेरी फील्ड्स हो गई। एनरोलमेंट हो गया, ये स्टूडेंट का नाम हो गया। तो पहले मैं टेबल तो मेरी यहाँ पे बन गई है। अब मैं यहाँ पे इनको बनाऊँगा, इन फील्ड्स को क्रिएट करूँगा। तो दोस्तों मैं एक टेबल बनाने से पहले मेरे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मुझे टेबल कैसी बनानी है। तो अभी मेरे पास आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो टेबल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फील्ड का नाम रहेगा वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और ये नंबर फॉर्मेट में होगा। अभी डेटा टाइप्स जो रहेंगे ये क्या होते हैं, ये अभी इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि टेबल्स जो रहेंगे उसके फॉर्मेट्स क्या क्या रहेंगे। तो ये स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ये इसका डेटा टाइप जो है नंबर रहेगा, मतलब इसके अंदर सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट का जो नाम रहेगा वो शॉर्ट टेक्स्ट में रहेगा। अब शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, मतलब इसमें सिर्फ नंबर्स स्टोर हो सकते हैं। स्टूडेंट का नाम हो गया, इसमें सिर्फ टेक्स्ट स्टोर हो सकता है। स्टूडेंट का एड्रेस आ गया, अब क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग टेस्ट लिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे डेट लिया है क्योंकि यहाँ पे डेट स्टोर होगी। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है इसलिए यहाँ पे इसको शॉर्ट टेक्स्ट में मैंने लिया हुआ है। तो ये तो मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है जो मुझे एक्सेस के अंदर बनाना है।
मतलब मुझे फील्ड्स ये चाहिए और उनके डेटा टाइप्स ये चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इनका पर्पस देख लेते हैं। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इसका नंबर हो गया। यहाँ पे ये जो इस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आप स्टूडेंट का रोल नंबर डालोगे, इस फील्ड के अंदर आप स्टूडेंट का नाम डालोगे, इस फील्ड के अंदर आप स्टूडेंट का एड्रेस डालोगे, इस फील्ड के अंदर आप स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ डालोगे और यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर स्टोर करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये करते कैसे हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। अब दोस्तों, जैसे कि हमको डेटाबेस बनानी है तो आपको पता ही है कि ये मेरी फील्ड्स होती हैं। मुझे डेटाबेस बनानी है इस टाइप की, जिसमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहे, नेम रहे, एड्रेस रहे और डेट ऑफ बर्थ रहे, मोबाइल नंबर रहे। मतलब यहाँ पे कितनी फील्ड्स आएंगी? 5 फील्ड हो जाएंगी। और 5 में पहले का डेटा टाइप नंबर है, टेक्स्ट है, फिर लॉन्ग टेक्स्ट, डेट है, फिर शॉर्ट टेक्स्ट है। तो हम लोग एक्सेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहाँ पे जो एक्सेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक फील्ड खुद बना के देता है जिसका नाम होता है आईडी। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पे वो आईडी के ऊपर कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको टाइप कर लीजिए STU_रजिस्ट्रेशन। ये आपकी पहली फील्ड हो गई दोस्तों। अब सेकंड में क्या करना है? आपका स्टूडेंट का नाम आना चाहिए। तो नाम में शॉर्ट टेक्स्ट था, तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे डेटा टाइप ही पूछेगा। डेटा टाइप जैसे ही आप डेटा टाइप पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे कर्सर आ जाएगा और फिर फील्ड का आपको नाम डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका था स्टूडेंट का नेम। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, वो यहाँ पे उसने फील्ड का नाम दे दिया। तो ये आपका शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। जो अगला था वो था स्टूडेंट का एड्रेस। तो एड्रेस में आपकी लॉन्ग फील्ड थी वहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया, वो वहाँ पे फील्ड के ऊपर कर्सर आ गया। फिर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया स्टूडेंट का एड्रेस। अब दोस्तों, जो अगली फील्ड थी वो स्टूडेंट का, तो अगली फील्ड पे जाने के लिए आप टैब का यूज़ करते हैं। टैब बटन दबाया, अगली फील्ड पे आ गए। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे जो डेटा टाइप दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेट एंड टाइम। जैसे आपने डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। आपने यहाँ पे टाइप किया स्टूडेंट_डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपका स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ स्टोर हो गया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टोर हो गया, नेम स्टोर हो गया, एड्रेस स्टोर हो गया, डेट ऑफ बर्थ स्टोर हो गया। अब अगला जो फील्ड है वो है स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। तो आपने टैब दबाया तो अब यहाँ पे आ गए। फिर आपको क्या करना है? मोबाइल नंबर जो था वो शॉर्ट टेक्स्ट में था, क्योंकि 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है। अगर उसको आप नंबर में लोगे तो वो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पे अपन शॉर्ट टेक्स्ट में उसको लेते हैं। तो यहाँ क्लिक किया अपन ने, यहाँ पे अपनाया स्टूडेंट का STU_मोबाइल नंबर। दोस्तों, ये मेरी बन गई टेबल। अब ये मेरी टेबल तैयार है। अब यहाँ पे अगर आपको डेटा एंट्री करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ न्यू आ रहा है। आपने यहाँ पे अजय टाइप किया, एक पहला सा नाम आपने टाइप कर दिया, ऑटोमेटिक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया। उसका आपने यहाँ पे भोपाल ले लिया। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ कैलेंडर उसने दे दिया। आप क्लिक करोगे तो जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आपने डाल दिया। फिर अगले रिकॉर्ड पे आ गए। फिर आपने यहाँ पे अगला रिकॉर्ड जैसे ही आपने एंट्री करी, वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक 2 हो गया। फिर आपने यहाँ पे टाइप किया, ये आपका यहाँ पे आ गया। फिर आपने यहाँ इंदौर टाइप किया। फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लिया। फिर आपने यहाँ पे, सॉरी ये काफ़ी छोटे बच्चे हैं लेकिन इनकी एंट्री मैंने कर दी है, वो आप समझ सकते हो डायरी के हिसाब से। तो दोस्तों, ये था मेरा टेबल क्रिएशन बाय डेटा शीट व्यू। अब एक तरीका और होता है जिससे कि जब इसको आपको सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे पूछेगा सेव एज। तो यहाँ पे आप STU नाम दे देते हैं अपन, STU1। अरे यार शिट, STU के नाम से स्टोर हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, STU के नाम से टेबल स्टोर हो गई। अब यहाँ पे आपको एक तरीका और है जिससे आप अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो। जो सेकंड तरीका होता है वो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें वो सेकंड जो तरीका होता है ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, डेटा शीट व्यू। अब जो एक और तरीका होता है वो डिज़ाइन व्यू होता है। तो डिज़ाइन व्यू में किस तरह से टेबल को बनाते हैं, तो आइए दोस्तों अपन वापस चलते हैं MS एक्सेस के ऊपर। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। अब मेरे को नया बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट पे आ गया। और क्रिएट पे आके मैंने यहाँ पर टेबल पे क्लिक किया। जैसे मैं टेबल पे क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मेरी एक और टेबल स्टूडेंट तो एक बनी गई है, एक और टैब बन जाएगा टेबल के नाम से। अब मैंने यहाँ तो मुझे को पता है कि ये तो मेरा डेटा शीट व्यू है।
अब इसमें मेरे को डिज़ाइन व्यू में टेबल बनानी है, तो डिज़ाइन व्यू में करने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा टेबल 1 के ऊपर और डिज़ाइन व्यू पे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे आऊँगा, या तरीका है डिज़ाइन व्यू पे यहाँ से आ सकते हैं या फिर या व्यू जो है यहाँ से आ सकते हैं। दोनों तरीके जो है डिज़ाइन व्यू पे जाने के हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे डिज़ाइन व्यू पे, वो पूछेगा टेबल का नाम, क्योंकि वो पहले टेबल को सेव करवाएगा आपसे। तो आपने बोला यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, तो मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर INF। जैसे ही मैंने इस पर यहाँ ओके क्लिक किया तो वो यहाँ पे फील्ड नेम बता रहा है और यहाँ पर डेटा टाइप बता रहा है। अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर्सर मेरा ऑटोमेटिक है। जो मैंने फील्ड वहाँ पे ली थी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे ले लूँगा मैं। ये ऑटो नंबर ले लिया, इसको आप नंबर ले सकते हैं, ऑटो नंबर ले सकते हैं, जैसा चाहें। अब यहाँ की दिख रही है आपको दोस्तों, ये प्राइमरी की है, इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट का आपका नाम हो गया, शॉर्ट टेक्स्ट आ गया ऑटोमेटिक। इसमें चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट ही था हमारा, इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट का नेम, एड्रेस एड्रेस लिया, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टेक्स्ट पे आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा लॉन्ग टेक्स्ट था वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ था एक, यहाँ पे मैं डेट और टाइम ले लूँगा क्योंकि डेट और टाइम था। इसके अलावा फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का MOB मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पे मेरा शॉर्ट टेक्स्ट था, वो शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। अभी दोस्तों मेरा ये पूरा टेबल यहाँ से बन गया। मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ किया, ये सेव किया मैंने इसको, ये सेव हो गया मेरा। अब मुझे अगर इसके अंदर एंट्री करनी है दोस्तों स्टूडेंट INF के अंदर, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये स्टूडेंट INF के अंदर खुल जाएगी। वही यहाँ पे वही सेम जो मेरे को नेम डालना है, जो एड्रेस डालना है, मैं एंट्रीज़ बोगस एंट्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये 2 तरीके हैं टेबल्स को बनाने के। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा कि किस तरह से टेबल्स बनाते हैं, दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब डिस्कशन में आगे ये रह गया है कि ये जो मैंने अभी लिया शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम, ये सब क्या होते हैं। तो दोस्तों जब भी हम जैसे पढ़ रहे हैं अभी MS एक्सेस, और MS एक्सेस क्या है, MS एक्सेस है DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमें हर फील्ड को अलग अलग कैटेगरी में, अलग डेटा टाइप में बांटना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो इसी के लिए, इसको आसान करने के लिए, डेटा को अलग अलग रखने के लिए, उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम डेटा टाइप डिसाइड कर देते हैं कि वो किस टाइप में उसका स्टोरेज रहेगा। उसका स्टोरेज नंबर में रहेगा, उसका स्टोरेज टेक्स्ट में रहेगा, करेंसी में रहेगा, डेट में रहेगा, टाइम में रहेगा, हाइपरलिंक में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे अभी इसी में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन लोग आते हैं शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है। दोस्तों पहले इस शॉर्ट टेक्स्ट को पुराने वाले वर्जन्स में टेक्स्ट बोला जाता था, ठीक है। अभी जो है शॉर्ट टेक्स्ट बोला जाता है। इसमें आप इसकी जो मैक्सिमम लिमिट रहती है, मतलब कितने, इसके अंदर मैक्सिमम आप 255 कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हो, मतलब 255 कैरेक्टर्स तक की एंट्री आप इस फील्ड के अंदर कर सकते हो। और ये कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकते हो, मतलब इसमें आप नंबर्स भी डाल सकते हो और कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो। दोस्तों जो सेकेंड डेटा टाइप है वो है लॉन्ग टेक्स्ट। पहले ये मेमो के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर आप मैक्सिमम जो है 1 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और ये 64,000 कैरेक्टर्स तक आप इसमें ले सकते हो। इसके अलावा जो अगला डेटा टाइप है वो नंबर है। नंबर के अंदर आप न्यूमेरिक डेटा डाल सकते हो और ये आप 16 बाइट्स तक का आपका हो सकता है। इसके अलावा फिर लार्ज नंबर्स हैं। अगर आपको मान लीजिए प्रिसिशन फॉलो करना है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज़ लेना है, तो आप लार्ज नंबर्स का यूज़ करोगे। और लार्ज नंबर्स में आप ये 8 बाइट तक का हो सकता है। इसमें अगर पॉइंट वाली वैल्यूज़ लेना है तो आप लार्ज नंबर्स का, मतलब आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ चाहिए, पॉइंट में बहुत फ्रैक्शंस ज़्यादा हैं आपके पास, जो आपका डाटा है उसमें फ्रैक्शंस ज़्यादा हैं, तो आप लार्ज नंबर यूज़ करोगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डेट और टाइम स्टोर करना है तो आप यहाँ पे डेट और टाइम डेटा टाइप को लोगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आई है डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि ये इनकोडेड फॉर्मेट में है,
इसके बारे में भी ज़्यादा पढ़ा नहीं है मैंने भी, इसलिए मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये उसी का एडवांस फॉर्म है डेटो टाइम का। अब दोस्तों अगला जो है वो है करेंसी। दोस्तों हम लोग कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं जिसमें हम लोग करेंसी का यूज़ करना पड़ता है, डॉलर्स का, यूरो का, रुपीज़ का। तो अगर ऐसी कोई फील्ड आपके पास है तो उसमें आप करेंसी और उसमें डेटा स्टोर हो रहा है और वो आपकी करेंसी मोड में है तो आप करेंसी का यूज़ करोगे, तो ये मॉनेटरी डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑटो नंबर, दोस्तों अक्सर इसका यूज़ किया जाता है इंक्रीमेंट टाइप में, जैसे कि आपके हर रिकॉर्ड को एक नया नंबर चाहिए। जब आपको हर रिकॉर्ड को एक नया नंबर चाहिए तो आप उसमें नंबर्स को मैनुअली मैनेज करने की बजाय आप क्या करेंगे, ऑटो नंबर ले लेंगे। तो ऑटो नंबर से क्या होगा, वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, जब भी आप नया रिकॉर्ड लेंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके आ जाएगा। तो ऑटो नंबर उसके लिए रहता है। इंडेक्स वैल्यूज़ में या प्राइमरी कीज़ में अक्सर इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई बुलियन वैल्यूज़ डेटा स्टोर करना है, 0, ट्रू, फॉल्स, है ना, इस ऐसी वैल्यूज़ के लिए आप यस या नो डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई आपको टेबल के अंदर कोई पिक्चर स्टोर करना है, ग्राफ स्टोर करना है, एक्टिवएक्स ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो वो आप जो है उसका डेटा टाइप जो रहेगा वो ओले रहेगा, ओला ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसमें मैक्सिमम 2 GB तक की फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको हाइपर लिंक देना है अपने टेबल के अंदर और आप चाहते हैं कि वो लिंक काम करे, तो आप हाइपर लिंक जो आपका डेटा टाइप रहेगा वो हाइपर लिंक रहेगा और वो लैन पे उस नेटवर्क उस जो लिंक है उसको लोकेट करके उसको पिक कर लेगा। तो ये आपका हाइपरलिंक डेटा है। इसके अलावा अटैचमेंट, या अटैचमेंट भी आपका 2 GB तक का हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स, आप जो भी अटैचमेंट रखना चाहें, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स, जो भी फाइल आप अटैच करना चाहें वो आप इसमें इस डेटा टाइप के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कभी आपके पास ऐसी फील्ड्स होती हैं जो बहुत सारे फील्ड्स का कैलकुलेशन होती हैं, मतलब जिसमें बहुत सारी फील्ड्स इन्वॉल्व रहती हैं, उसको प्लस माइनस करके आप उन फील्ड्स को लिया हुआ है आपने। तो अगर ऐसी कोई फील्ड आपके पास है तो आप उसमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। और दोस्तों अगला है जो है वो लुकअप विजार्ड है। एक्चुअली दोस्तों ये जो है डेटा टाइप नहीं है, लेकिन जब भी आप लुकअप विजार्ड का यूज़ करोगे और वो आप चाहते हो कि आपके टेबल में आए तो आप इसको यूज़ करोगे, इस डेटा टाइप को यूज़ करोगे। तो दोस्तों ये था मेरा डेटा टाइप्स और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में। हालांकि इसमें आपको जो मेन यूज़ आना है वो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम, इसके अलावा आपका ऑटो नंबर, यस या नो, और आपका करेंसी। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं आती हैं। तो दोस्तों ये जो था किस तरह से आपका डेटा टाइप क्या रहेगा। अब अपन लोग आगे आते हैं अगली चीज़ के ऊपर। जब भी अपन डिज़ाइन मोड में अपन जब भी टेबल बनाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे मैं यहाँ पे आया और अपन एक नया टेबल ले लेते हैं। ऐसे क्रिएट पे आए, टेबल के ऊपर लिया, मैंने यहाँ पे टेबल लिया, डिज़ाइन मोड में मैं आ गया और टेबल का मैंने नाम टेबल 1 ही ले लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपन ने पहली फील्ड में लिया था, और मैंने यहाँ पे इसको ले लिया नंबर। तो जब मैंने इसको नंबर लिया दोस्तों, जैसे मैंने नंबर पे क्लिक करी यहाँ पे ये खुल गई। तो ये क्या है, ये इस फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब फील्ड की प्रॉपर्टीज़ मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर में स्टोर कर रहा हूँ, उस रजिस्ट्रेशन नंबर में जो ये है ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरह से काम करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो अभी क्या है, तो ये सारी चीज़ें अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अभी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में है क्या, सबसे पहला है इसमें फील्ड साइज़। तो फील्ड साइज़ का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था कि अपन ने शॉर्ट लिया है, शॉर्ट टेक्स्ट, तो उसमें 255 कैरेक्टर 255 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स स्टोर्ड। दूसरा है फॉर्मेट। अब दोस्तों जब भी आपने कोई चीज़ स्टोर करी है तो वो डिस्प्ले होगी। अब वो डिस्प्ले किस फॉर्मेट में होगी वो ये डिसाइड करता है। यहाँ पे आप फॉर्मेट लिख दोगे या फॉर्मेट आप डिस्क्राइब कर दोगे तो वो फॉर्मेट में डिस्प्ले होने लग जाएगा। दूसरा है इनपुट मार्क्स। अब दोस्तों इनपुट मार्क्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैंने इनपुट मार्क्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये जो है मेरा जो है टेक्स्ट फील्ड है। अब ये मेरी जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट टाइप है और मैंने यहाँ पे इनपुट मार्क डिसाइड कर दिया पासवर्ड। तो दोस्तों जब भी मैं टाइप करूँगा इसका जो कैरेक्टर रहेगा वो पासवर्ड में रहेगा, या जो इसकी एंट्री होगी वो स्टार में होगी। या आप चाहते हैं कि आपको जो स्टोरेज हो वो इस टाइम पे हो, ठीक है, जैसे
यहाँ पे हो तो आपका जो एंट्री आएगी वो इस फॉर्मेट में आएगी, मतलब जो डेटा रहेगा वो आपका इस फॉर्मेट में रहेगा, आपका अंडरस्कोर कॉलन अंडरस्कोर कॉलन अंडरस्कोर। आप अगर इस फॉर्मेट में डेटा एंट्री चाहते हैं तो वो डेटा एंट्री इस फॉर्मेट में रहेगी। किस फॉर्मेट में रहेगी? इस फॉर्मेट में रहेगी। तो ये आपका इनपुट मास्क है, मतलब आप वहाँ पे टेबल के अंदर किस फॉर्मेट में एंट्री करना चाहते हैं वो आपका इनपुट मास्क आपका डिसाइड करेगा। इसके अलावा फॉर्मेट यहाँ खुद भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे अंडरस्कोर ले लिया और यहाँ पे कॉलन ले लिया, अंडरस्कोर ले लिया, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा फॉर्मेट क्या होता है, इनपुट मास्क क्या होता है। दोस्तों अगला है कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है कि उसका नाम, मतलब कैप्शन मतलब जैसे लेबल जो होता है वो लेबल इज़ कैप्शन। तो वो कैप्शन जैसे आप जब एरो की पास में लेके जाओगे तो वो क्या कैप्शन डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पे ये है, ये आपका कैप्शन है, क्या चीज़ डिस्प्ले होगी वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। दोस्तों कोई एंट्री अगर आप करना भूल जाते हैं मान लीजिए, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर आप एंट्री छोड़ देते हैं या वो ब्लैंक रह जाता है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो यहाँ से उठा लेगा। तो यहाँ से वैल्यूज़ उठाने के लिए आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर लेनी पड़ेगी। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने भोपाल ले ली, तो क्या होगा कि जब भी आप अगर इसकी एंट्री छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिक भोपाल उठा लेगा, वहाँ से भोपाल ले लेगा। जब भी एंट्री ब्लैंक रहेगी तभी वो भोपाल लेगा। इसके अलावा वैलिडेशन रूल, जो वैलिडेशन आप रूल लगाओगे उसके हिसाब से ये वैलिडेशन रूल्स काम करते हैं। अब वैलिडेशन रूल्स कैसे, जैसे मान लीजिए आपको रोल नंबर 100 से कम नहीं चाहिए, या मान लीजिए आपकी एज रिटायरमेंट की जो होनी चाहिए या जो ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए वो जो है 2002 से पहले की नहीं होना चाहिए, या फिर जो आपका एज ऑफ लिमिटेशन, मतलब जो एज है आपकी बंदे की वो जो है 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे अपन ने यहाँ पे एक अपन फील्ड बढ़ा लेते हैं, पहले तो डिज़ाइन मोड पे आके अपन यहाँ पे आ जाते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ किस तरह से रहेगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का STU_ एज ले लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको ले लिया नंबर। अब मैंने यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगा दिया दोस्तों कि ग्रेटर देन 20, सॉरी ये स्मॉलर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब दोस्तों इससे ये होगा कि जब भी मैं एंट्री करूँगा तो वो जो एंट्री है वो 20 से बड़ी ही होगी, छोटी एंट्री नहीं लेगा। देखिए क्या बोल रहा है, वैलिडेशन रूल इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 20 से छोटी एंट्री वो लेगा ही नहीं जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। 22 ले लेता है वो बढ़ जाएगा, देखिए बढ़ गया आगे। इस तरह से 25, फिर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 की एंट्री कर रहा हूँ, 20 की ले लेगा क्योंकि वो 20 इक्वल टू दिया हुआ है वहाँ पे। मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 14 के लिए, 40 की वो एंट्री नहीं करेगा। मतलब वैलिडेशन, मतलब डेटा का वैलिडेशन, डेटा वहीं पे वैलिडेट हो जाएगा, डेटा वहीं पे चेक हो जाएगा कि ये इससे छोटी एंट्री आए ना। इससे क्या होगा, आपका डेटा कंसिस्टेंस रहेगा, मतलब आपके डेटा में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो वैलिडेशन रूल्स तो रहेंगे आपके, वो बता दिए, ये न्यूज़िक डेटा में फाइन होते हैं। वैलिडेशन टेक्स्ट, अगर आप मान लीजिए कोई टेक्स्ट की एंट्री कर रहे हो तो उस टेक्स्ट की एंट्री में कुछ वैलिडेशन आपको रूल्स लगाने हैं, तो वो आप वैलिडेशन टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे करेंगे। रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे नो दिया हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको खाली भी छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। पर मान लीजिए इसको आप बोलते हो नो, तो ये खाली नहीं छोड़ सकते। इफ़ यस कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, जैसे कि अपन इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे अपन ने नाम खाली छोड़ दिए, ठीक है, ये नाम खाली छोड़ दिया, अपन वापस डिज़ाइन मोड पे आ जाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन मोड पे आके मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड, यहाँ पे नो था, मैं नेम को यस कर देता हूँ। यहाँ नेम पे क्लिक किया मैंने, रिक्वायर्ड यहाँ पे नो दिया हुआ है, मैंने इसको यस कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे यस किया और मैंने यहाँ पे सेव किया, देखिए जिसमें यहाँ पे आए, मैं इसको खाली छोड़ूंगा तो वो एंट्री नहीं लेगा।
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू मस्ट एंटर ए वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट नेम, मतलब स्टूडेंट नेम में एंट्री होनी चाहिए, बिना स्टूडेंट नेम के एंट्री वो नहीं लेगा। तो आपको यहाँ पे एंट्री देनी पड़ेगी, तब जाके ही आपके रिकॉर्ड आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपके रिकॉर्ड्स आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर मैं खाली छोड़ देता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं 26 ले लिया, देखिए फिर वापस वो बोल रहा है, मतलब ये एंट्री खाली नहीं छोड़ सकते हैं आप, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड का यस कर देता हूँ, तो उसके अंदर आप उस डेटा एंट्री को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, उसके अंदर आपको एंट्री करनी पड़ेगी अगर वो रिकॉर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो। इसके अलावा अलाउ ज़ीरो लेंथ, दोस्तों ये नो दिया हुआ है, अगर इसको आपने यस कर देते हो तो मतलब ज़ीरो लेंथ का मतलब होता है कि अगर आपने सिर्फ स्पेस प्रेस कर दिया तो वो भी उसको काउंट हो जाएगा। तो ज़ीरो लेंथ का मतलब होता है कि कोई अगर लेंथ नहीं है डेटा की, अगर एक भी टेक्स्ट नहीं है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे ले लेगा, स्पेस भी ले लेगा। इंडेक्स, अब दोस्तों ये जो है, ये इंडेक्स क्या है, जैसे अपन आप किताबों के आगे एक इंडेक्स देखते हैं, तो इंडेक्स जब आप देखते हैं तो इंडेक्स देखने के बाद क्या होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं आसानी से इंडेक्स देख के। वैसे ही अगर यहाँ पे इंडेक्स अभी नो दिया हुआ है, अगर इसको आप यस कर देते हैं तो डेटा जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको डेटा को सर्च करने में आसानी रहेगी, आपकी सर्च इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा यूनिकोड कंप्रेशन, ये यस है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, यूनिकोड का मतलब होता है हिंदी, इंग्लिश, अरबी, गुजराती, मराठी, इसमें अगर आप अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आपकी यस रहेगी। जैसे हिंदी वगैरह इसमें अलाउ हो जाएगा और आप यूनिकोड कंप्रेशन का इसमें यस करके आप हिंदी वगैरह में भी एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों ये IMEI मोड है, IMEI सेंटेंस मोड है। अब दोस्तों ये क्या है कि ये एक इनपुट मेथड एडिटर मोड है, ठीक है, जो कि एशियन लैंग्वेजेस को प्रोग्राम में सपोर्ट करता है। अब दोस्तों एशियन लैंग्वेजेस क्या हो गई, जैसे जापानीज़ हो गई और अपना कोरियन लैंग्वेजेस हो गई, ये अगर आप यूज़ करने वाले हो तो इसमें IMEI मोड ऑन करके आप इसको, IMEI मोड और IMEI सेंटेंस मोड जो है दोनों ही एशियन लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है। और ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है दोस्तों, अगला और लास्ट है कि आपको अलाइनमेंट किस में रखना है, सेंटर, राइट, लेफ़्ट, तो ये जनरल अलाइनमेंट जो है वो जनरल रहता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके साइज़, फॉर्मेट, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल्स, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड, ज़ीरो लेंथ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि टेबल्स कैसे बनाते हैं, उनके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनकी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका नाम, टाइप, प्रॉपर्टीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, फॉर्मेट, कैप्शन, वैलिडेशन रूल्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं डेटा एंट्री के ऊपर आता हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे अपन डिलीट करते हैं, कैसे अपन एडिट करते हैं, उनको हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, फ़िल्टर, शॉर्ट, फ्रीज कॉलम्स, टेबल के स्टेज को मॉडिफाई करना, फाइंड एंड रिप्लेस करना, इसके अलावा टेबल को कॉपी करना, डिलीट करना या इंपोर्ट करना। तो दोस्तों चलिए वापस मैं स्विच होता हूँ एक्सेस के ऊपर। दोस्तों ये मेरी टेबल बनी हुई है यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे एंट्री करना हो, जैसे मेरी टेबल यहाँ पे बंद है मान लीजिए, अगर मुझे इसके अंदर डेटा एंट्री करना हो तो मैं उसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगी। और आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो यहाँ पे आप आसानी से इसको यहाँ पे, जैसे आप एक्सेल में एंट्री करते हैं वैसे आप यहाँ पे आसानी से एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, फिर टैब के द्वारा आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर दी, फिर यहाँ पे जो भी आपको मोबाइल नंबर डालना हो अपने मोबाइल नंबर डाल दिया। दोस्तों ये डेटा एंट्री हो जाती है। अब मान लीजिए इस टेबल में आपको रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो तो डिलीट्स आप कैसे करेंगे। तो ये तो आपका आपने रिकॉर्ड किया, आपने सेव किया, ये आपका सेव हो गया। अब रिकॉर्ड अगर डिलीट करना हो तो सबसे आसान तरीका तो है कि आप यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट रिकॉर्ड का, इस पे प्रेस करने पे ये रिकॉर्ड आसानी से डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, आप इसको यस कर देंगे तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो गया और ये रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड, एडिट कैसे करते हैं तो बहुत आसान है स्टूडेंट, आप यहाँ पे आ जाइए, इसको आप ओपन कीजिए, ये टेबल आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको एडिट करना है तो आपको अजय का नाम चेंज करना है और इसको अरुण करना है तो आप इसमें आप अरुण कर सकते हैं। इसका एड्रेस बॉम्बे करना है
या मुंबई करना है तो आप यहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये तो बहुत आसान है, इसको सेव कर दीजिए। ये तो बहुत आसान है। इसको अगर आप ये डेटा शीट व्यू में कर रहे हैं, अगर आप डिज़ाइन व्यू में आएंगे तो ये आपका व्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टेबल का व्यू आ जाएगा आपका। तो अभी अपन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, पहले तो हम रिकॉर्ड्स को पहले समझ लेते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स में डेटा को एंट्री कैसे करते हैं, तो डेटा की एंट्रीज, ऐड ए रिकॉर्ड, डिलीट ए रिकॉर्ड एंड एडिट टेक्स्ट, ये तो तीनों चीज़ें बहुत आसान है, हो गई। अब इसके अंदर आपको जैसे कि ये अपन शॉर्ट फिल्टर अभी डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं आपको मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर बता देता हूँ, कॉपी करना और इंपोर्ट करना बता देता हूँ। अब जैसे मुझे टेबल को यहाँ पे कॉपी करना है तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, फिर यहीं पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे वो बोलेगा कॉपी ऑफ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे इस तरह से आप टेबल की कॉपी कर सकते हैं। टेबल में यहाँ पे नाम चेंज आपका हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर से। मैंने यहाँ पे कॉपी क्लिक किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहीं पे आके इस खाली स्पेस में आके मैंने यहाँ पे पेस्ट क्लिक किया। उसने यहाँ पे नाम पूछा, ठीक है। तो वो पूछा कॉपी कैसे करना है, स्ट्रक्चर्स ओनली, स्ट्रक्चर्स एंड डेटा ओनली, अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग फाइल। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिर्फ ओनली उस डेटा का, उस टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी होगा, डेटा कॉपी नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कॉपी, ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ये मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें जैसे फील्ड की कॉपी होगी, ये डेटा छूट जाएगा, ये डेटा कॉपी नहीं होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड डेटा को, तो स्ट्रक्चर के साथ ये पूरा टेबल का स्ट्रक्चर और ये पूरा डेटा कॉपी होगा। और अपेंड द डेटा टू द एग्जिस्टिंग टेबल, अगर कोई पहली से टेबल बनी हुई है उसमें इस डेटा को अपेंड करना है। जैसे इसको अपन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपन दे देते हैं पॉल। मतलब मेरे को ये जो टेबल ऊपर दी हुई है पॉल, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो ये डेटा है ये डालना है। तो मैं यहाँ पे दिया और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब देखिए पॉल के अंदर क्या होगा, पॉल के अंदर ये क्या हो गया, पहले जो रिकॉर्ड थे अपन ने कॉपी किए थे वो तो आ ही गए। इसके अलावा क्या हुआ, ये नए रिकॉर्ड्स भी जो इस वाले स्टोर में दोबारा एक बार कॉपी हो गए। तो इस तरीके से हम टेबल्स को दो बार, मतलब टेबल्स को तीन तरीके से कॉपी कर सकते हैं। किस तरीके से, एक तो अपन स्ट्रक्चर्स ओनली एंड स्ट्रक्चर्स एंड डेटा ओनली, फिर ये अपेंड डेटा टू द एग्जिस्टिंग फील्ड। तो तीन तरीके से मेरा टेबल यहाँ पे कॉपी हो सकता है। अब मुझे मान लीजिए टेबल को डिलीट करना हो, तो जैसे राइट क्लिक किया और मेरे को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे आके डिलीट कर दूंगा। तो इससे मेरा पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे बोला ओके। इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब ये टेबल ओपन होता है तो वो डिलीट नहीं होगा। राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे डिलीट किया, ये मेरा टेबल यहाँ पर डिलीट हो गया। सिर्फ एक ही टेबल बची मेरी पॉल नाम से। तो इस तरीके से टेबल कॉपी हो गया और यहाँ पे टेबल डिलीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि टेबल्स को अपन इंपोर्ट कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं देख लेता हूँ एक्सपोर्ट से, है ना। एक्सपोर्ट से अपन टेबल को एक्सपोर्ट करेंगे, फिर अपन वापस उसी को इंपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे मेरे पास यहाँ पे दो टेबल से पोल और STU, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैं सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने उसको एक्सपोर्ट किया। तो अब एक्सपोर्ट में किस किस फॉर्मेट में किस किस जगह पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, PDF में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सेस में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो जो मेन यूज़ की चीज़ें आती हैं वो आती हैं एक्सेल और एक्सेस और PDF। ये तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मेरे को एक्सेल में अगर एक्सपोर्ट करना हो तो मैं एक्सेल पे क्लिक करूँगा, वो पूछेगा फाइल नेम जिसमें आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे उसने खुद ही फाइल नेम बना दिया stu.xls डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। हमें फाइल का फॉर्मेट क्या है, एक्सेल रखना है। एक्सपोर्ट डेटा विथ फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा लेआउट है वो जो फॉर्मेट हमारा यहाँ पे वैसा का वैसा हो जाएगा, नहीं तो वो अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट और लेआउट सेट करेगा, ठीक है। तो चाहे तो इसको टिक कर दिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आपने यहाँ पे ओके किया। इसका सेकंड ऑप्शन वो बोल रहा है ओपन द डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑप्शन इज़ कंप्लीट, मतलब फाइल को ओपन करना है जब एक्सपोर्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी आप टिक कर दीजिए, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपने टिक कर दिए और यहाँ पे आपने क्लिक किया। तो ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है इसको आपने एक्सपोर्ट किया, ये एक्सपोर्ट हो चुका है एक्सेल में और ये आपके सामने अब ओपन हो रहा है।
तो इस तरीके से आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करके उसको एक्सेल में पीडीएफ, देखिए यहाँ पे ये आ गया है सामने आपके, ये स्टूडेंट का जो डेटा था, ये इसमें आईडी, स्टूडेंट का नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के मार्क्स थे, सेम डेटा यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है। ये आपने ओपन किया तो स्टूडेंट का ये आईडी, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के मार्क्स हैं यहाँ पे। तो ये डेटा आपका एक्सपोर्ट हो गया है एक्सेल में। तो इस तरह से आप इसको एक्सेल में लेके जा सकते हैं। आप जैसे कि आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में आ जाइए। आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। वो पीडीएफ की फ़ाइल पूछ रहा है तो यहाँ पे आप पीडीएफ की फ़ाइल जो है STU ओपन बना देते हैं, ठीक है। ये आ गया और डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। तो ये पब्लिश हो चुकी है, क्लोज। अब इसको अपन देख लेते हैं ओपन करके पीडीएफ में ये ओपन हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया तो ये student.pdf में एक्सपोर्ट हो चुकी है फाइल आपकी और ये यहाँ पे आपकी ओपन हो रही है। ये फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो गई। आपने पोल को एक्सपोर्ट किया था तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होके पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे ओपन हो गई। दोस्तों इस तरीके से आप फाइल्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि हम लोग डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे, डेटा को इंपोर्ट किस तरह से किया जाता है। अब इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर की इन्फॉर्मेशन को अंदर लेके आना। तो अब देखिए मेरे पास तो एक यहाँ पे फाइल दिया हुआ है जिसका अंदर मैंने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, एज, कोर्स, फीस, डिपॉजिट, एड्रेस लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी फाइल जो है, दूसरी फाइल मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल बनी हुई है। इस एक्सेल की फ़ाइल में मैंने जो है यही इन्फॉर्मेशन डाली हुई है पर डेटा पूरा अलग है। डेटा को मैंने पूरी तरीके से डिफ़र किया हुआ है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर 26 से लेके 40 तक डाले हुए हैं। उसके बाद फिर नाम दिया हुआ है, एज भी 50 से ऊपर है सब लोगों की, फ़ीस भी 8000 से ऊपर है। तो ये डाटा को मैं अब अपने इस एक्सेल वाली फ़ाइल में इंपोर्ट करूँगा। तो इस डेटा वाली इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा स्टूडेंट्स इन्फो के ऊपर, राइट क्लिक करूँगा, इंपोर्ट पे जाऊँगा और एक्सेल फाइल जहाँ से डेटा को मुझे को इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ क्लिक किया मैंने और मैं आया उस वाली फ़ाइल के ऊपर जिसे मुझे इंपोर्ट करना है। उस फाइल का नाम है स्टूडेंट इन्फो। मैं स्टूडेंट इन्फो को ओपन किया, मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया। इंपोर्ट द सोर्स डाटा इनटू न्यू टेबल इन द करेंट डेटाबेस। अब ये बोल रहा है कि आपका जो सोर्स डाटा है उसको आपको नई टेबल में इंपोर्ट करना है। दोस्तों अगर इस ऑप्शन को मैं चूज़ करता हूँ तो जितना डेटा है एक्सेल के अंदर वो सारा का सारा नई फाइल में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने इंपोर्ट किया सोर्स डेटा इनटू न्यू टेबल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शो वर्कशीट। तो यहाँ पे जो पहली वर्कशीट थी वो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो आ गई। इसमें जो है पहला जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एज, डिपॉजिट यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, ठीक है। फर्स्ट रो कंटेंस कॉलम हेडिंग। अब ये हमको पता है कि फर्स्ट रो कंटेंस कॉलम हेडिंग, इसको मैं हटा दूंगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो में क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहली रो में हमारे पास कॉलम हेडिंग, पहली रो में हमारा डेटा था, कॉलम हेडिंग नहीं था। पहली रो में हमारा जो है वो डेटा है। तो फर्स्ट रो जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एज, कोर्स, फीस, डिपॉजिट और एड्रेस की आ गई। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे आपको इसको बनाना है क्या, और इसको देखिए अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे जैसे कि अपन आते हैं तो यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट कंटेंट कॉलम हेडिंग है। मैं इसको अगर टिक करता हूँ तो ये इस तरह से जनरेट हो जाएगा और हटा देता हूँ तो ये डेटा के अंदर ही उसको उठा लेगा। तो आपको इसको टिक करके रखना है ताकि आप आगे जब जाओ तो जितना है रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, एज है, कोर्स है और फीस डिपॉजिट है, ये सारा का सारा आपका कॉलम की हेडिंग बन जाए। देखिए जब यहाँ पे लिया तो ये ऑटोमेटिक कॉलम की हेडिंग बन गई। अब आपको करना क्या है, ये फील्ड नेम यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको इंपोर्ट करना है, ये इंडेक्स से आपने इसको नो कर दिया। अब आपने इसको नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो प्राइमरी की कुछ रखना है क्या, तो आपने यहाँ पे बोला नो प्राइमरी की, तो ये हट जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एज, कोर्स आ जाएगा। फिर आप इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो की जगह आप यहाँ पे ले लीजिए न्यू टेबल, ताकि आप
आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। न्यू टेबल आपने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो फाइलें हो गई हैं, एक तो स्टूडेंट इन्फो की जो मेरी पुरानी वाली फाइल थी और मेरी न्यू टेबल हो गई। अब न्यू टेबल में मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे नई टेबल मिल जाएगी जिसके अंदर मेरा वो डाटा आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे ये डेटा जो है स्टूडेंट इन्फो के अंदर ही इंपोर्ट कराना था, मैंने गलत तरीके से इंपोर्ट करा लिया, मेरे को नई टेबल नहीं चाहिए थी, मुझे वही पुरानी वाली टेबल चाहिए थी। तो इसको राइट क्लिक कीजिए, इंपोर्ट पे आइए, एक्सेल पे आइए और यहाँ पे आप अपेंड ए कॉपी कर लीजिए। अपेंड ए कॉपी में क्या होगा, आपका जो डेटा है वो उसी के अंदर आ जाएगा। आपने यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो लिखा, आप यहाँ पे सोर्स फाइल सेलेक्ट कीजिए, आपकी सोर्स फाइल स्टूडेंट इन्फो है, यहाँ पे आपने उठा ली सोर्स फाइल। अब यहाँ पे काय में करना अपेंड ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स इन दो टेबल स्टूडेंट इन्फो, मतलब ये जो जितना डाटा इंपोर्ट होगा ये कौन सी टेबल में आएगा, ये स्टूडेंट इन्फो के अंदर ही आएगा। आप इसको यहाँ पे ओके कीजिए। अब ये बोल रहा है कि ये जो टेबल है ओपन है, आपको सारी टेबल्स को क्लोज करना पड़ेगा अगर आपको डेटा को इंपोर्ट करना है। तो आपने स्टूडेंट इन्फो को बंद कर दिया, न्यू टेबल को भी बंद कर दिया। अब आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, इंपोर्ट दोबारा कीजिए, एक्सेल पे आइए, आप सोर्स फाइल को चूज़ कीजिए। सोर्स फाइल को आपने चूज़ किया, ये आपकी सोर्स फाइल यहाँ पे आ गई है। और अभी आप यहाँ पे ये अपन ऑप्शन कर चुके हैं, सेकंड ऑप्शन अपेंड ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स टू अ टेबल, ये आपने क्लिक किया। यहाँ पे बोल रहा है कहाँ पे कॉपी करना है, न्यू टेबल में कि स्टूडेंट इन्फो में, तो आपने बोला स्टूडेंट इन्फो में कॉपी करना है, आपने यहाँ पे लिया, इसको ओके किया। एज ए वर्कशीट बोल रहा है, ठीक है, आपने वर्कशीट चूज़ कर लिया, नेक्स्ट क्लिक किया, ये नेक्स्ट क्लिक किया। अब देखिए ये इंपोर्ट टू टेबल स्टूडेंट इन्फो बोल रहा है, आप यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। तो अब अपन देखते हैं स्टूडेंट इन्फो में डेटा आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो चुका है, 25 के बाद ये 26 रिकॉर्ड आ गए, 26, 27, 28 पहले जो रिकॉर्ड थे वो 25 रिकॉर्ड्स थे हमारे पास 40 तक रिकॉर्ड्स आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से मैं डेटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं जैसे कि अगर अपन सिलेबस की बात करें तो ये अपना मॉडिफाई हो गया। सिलेबस की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको ऐड ए रिकॉर्ड, डिलीट ए रिकॉर्ड सब बता दिया है। अब आपको मेरे को यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से सॉर्ट करना है, फ़िल्टर करना है, सेलेक्ट करना है, रीअरेंज करना है कॉलम्स को। तो चलिए मैं इस पे आ जाता हूँ किस तरह सॉर्ट करते हैं। वापस हम लोग एक्सेस पे चलते हैं और एक्सेस पे यहाँ पे मैं आ गया। अब जैसे कि मेरे को डेटा को सॉर्ट करना है, अब मैं चाहता हूँ कि सॉर्टिंग जो है अकॉर्डिंग टू एज हो। तो एज कैसे सॉर्ट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एज पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोलेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये टेबल पूरा सॉर्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरी इस तरीके से सॉर्टिंग हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इसको ये डिसेंडिंग में हो, आप डिसेंडिंग में कर दिए, डिसेंडिंग में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सॉर्टिंग रिमूव हो जाए तो आप यहाँ रिमूव सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये रिमूव सॉर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरे को 20 साल वाले या 20 से ऊपर के बच्चे चाहिए तो आप यहाँ पे ले लीजिए जो भी आपको चाहिए नंबर फ़िल्टर्स में, आप अपने हिसाब से नंबर फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला ग्रेटर देन 30 ईयर्स, आपने यहाँ पे ले लिया, ओके कर दिया, तो सिर्फ 30 ईयर्स से बड़े बड़े रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको वापस चेंज करना चाहते हैं तो आप वापस नंबर फ़िल्टर पे आइए, आप यहाँ पे बिटवीन कर दीजिए। जैसे आपने बोला 20 से लेके 40 के बीच वाले चाहिए, आप 20 to 40 कर दीजिए। तो आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला मिताली का जो 30 ईयर्स की है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा को आपके हिसाब से फ़िल्टर करा सकते हैं। और इसको हटाना हो फ़िल्टर को तो आप फ़िल्टर पे यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। टॉगल फ़िल्टर से यहाँ फ़िल्टर आपका हट जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं, उसमें फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से तो न्यूमेरिक फ़िल्टर हो गए। अगर आपको चाहिए कि हमको सिर्फ DCA वाले कोर्सेज चाहिए तो आप यहाँ पे ये हटा दीजिए, DCA वाले कोर्सेज के ले लीजिए, ओके। तो DCA वाले जितने स्टूडेंट हैं वो सारे आपके यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ DCA और PDCA चाहिए, बाकी कोई स्टूडेंट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, DCA PDCA वाले स्टूडेंट्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको
सिर्फ ओनली DTP वाले स्टूडेंट्स चाहिए। इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी सॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सॉर्टिंग और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग सॉर्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग फ़िल्टर करते हैं, किस तरीके से हम रीअरेंज करते हैं। दोस्तों रीअरेंज भी इसी का ऑप्शन है, आप इस तरीके से डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। वापस हटाने के लिए आप इसको टॉगल फिल्टर कर दीजिए, वापस आपका अरेंजमेंट वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये था अपना सॉर्ट, फिल्टर, सेलेक्ट, रीअरेंज कॉलम्स। अब दोस्तों मैंने आपको लगभग पूरा एक्सेस में जितना इस यूनिट में दिया हुआ है वो पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको करवा दी हैं। अब फाइंड और रिप्लेस बच रहा है तो वो मैं आपको फाइंड और रिप्लेस पे लेके चलता हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया है कि टेबल को एडिट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेबल को मॉडिफाई, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कैसे करते हैं। दोस्तों हम एक्सेस पे चलते हैं वापस से। हमें मॉडिफाई करना है टेबल का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए मुझे इसे डिज़ाइन व्यू में खोलना पड़ेगा। आप राइट क्लिक कीजिए, डिज़ाइन व्यू पे आ जाइए। डिज़ाइन व्यू पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी फील्ड्स का नाम आ जाएगा और डेटा टाइप आ जाएगा। अगर आपको फील्ड्स को बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे टोटल लेके इसको नंबर्स में ऐड कर दीजिए, तो ये आपका एक और एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो जाएगी। या मान लीजिए कोई फील्ड आपको हटानी है, मान लीजिए इस आईडी को आपको हटाना है, आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगी। अब जब आप इसको ओपन करेंगे, सेव करने के बाद दोबारा ओपन करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए हैं, आपने टोटल को ऐड किया था, टोटल यहाँ पे आ गया, और आपने वहाँ पे आईडी को डिलीट किया था तो वो आईडी वहाँ पे डिलीट हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है एक्सेस के अंदर टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब फाइंड और रिप्लेस, तो दोस्तों ये आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी काफ़ी किया होगा फाइंड और रिप्लेस, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है पूरी टेबल में से। अब देखिए इसके अंदर क्या है, लुकिंग करेंट फील्ड, मैच इन होल फील्ड, ठीक है, या सर्च ऑल। आपको ए फाइंड करना है तो आपने बोला यस मुझे ए फाइंड करना है। लुक इन करेंट फील्ड, मुझे करेंट डॉक्यूमेंट बोला है। करेंट डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ ए होगा सब जगह फाइंड हो जाएगा। आपने फाइंड नेक्स्ट कीजिए, ठीक है, कहीं नहीं मिला उसको, सिर्फ एक जगह ए मिला तो इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। मान लीजिए इसका ये बी होता, फाइंड नेक्स्ट, तो ये बी में आ जाता, ठीक है। अब इसमें अगर आपको रिप्लेस करना है बी को, मान लीजिए बी को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के टैब पे क्लिक कीजिए। रिप्लेस के टैब में आप इसको यहाँ पे www कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो बी का पार्ट था वो आपका www में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है एक्सेस के अंदर फाइंड और रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, कोई इतना टफ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप फाइंड और रिप्लेस जिस तरह से वर्ड, एक्सेल में यूज़ करते हैं वैसे ही आपको एक्सेस में भी यूज़ करना है। तो दोस्तों लगभग पूरा इवेंट ख़त्म कर दिया है, कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।